अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वेव्स के कुछ बुनियादी प्रॉपर्टीज के 20 एमसीक्यूज कराऊंगा। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। साउंड वेव इज डिस्प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एज शोन इन दिस ट्रेस। द टाइम बेस ऑफ द CRO is set as 2.5 millisecond per centimeter. What is the frequency of sound wave? सो पहले तो आपने देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। सो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। और आपको टाइम बेस सेटिंग दी हुई है। टाइम बेस सेटिंग का मतलब ये है कि 2.5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। ये जो आपके पास बॉक्सेस हैं ये 1 सेंटीमीटर के हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है कि एक साइकिल के नंबर ऑफ बॉक्सेस आपने गिनने हैं। अब देखें, एक साइकिल यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, तो 4 बॉक्सेस बन रहे हैं, 4 सेंटीमीटर बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपने टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होगा? 2.5 मिली सेकेंड। अगर 1 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर कितने मिली सेकेंड हो जाएगा? ये आपके पास टाइम पीरियड मिली सेकेंड में आ जाएगा। टाइम बेस्ड सेटिंग को नंबर ऑफ सेंटीमीटर से आपने डिवाइड कर लेना है जो एक साइकिल के लिए बन रहे हैं। फिर आपने फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है कि फ्रीक्वेंसी अब आपने हर्ट्स में निकालनी है, तो टाइम पीरियड आपका जो है वो सेकंड में होना चाहिए। सो 2.5 इंटू 4 टाइम्स 10 टू द पावर -3, ये सेकंड में। ये टाइम पीरियड की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आ जाएगी। मैंने आपको सिर्फ मेथड बताना है, फार्मूला बताना है, बाकी आप वर्किंग खुद कर लेंगे इसकी। अच्छा जी। A wave travels along a coiled spring. The graph shows the variation with time of displacement of a point on a spring. ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। ये एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ कैसे वेरी हो रहा है वो दिखाया गया है, ठीक है। ये आपको पता है मीन पोजीशन, और एक पॉइंट जो है वो इस मीन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करता जाता है। अच्छा, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अगेन, जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इस ग्राफ से आप क्या देख सकते हो? आप टाइम पीरियड यहाँ से रीड कर सकते हो। और टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल का टाइम पीरियड। तो एक साइकिल का टाइम जो यहाँ से यहाँ तक है, अब ये नोट करना मुश्किल है यहाँ पे कितना टाइम है, ठीक है। तो आप देखें, थोड़ा सा आगे जाके देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ से देखें कि जी ये कितना साइकिल बनता है। एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक है और ये आगे हाफ साइकिल। सो 1.5 साइकिल का आपके पास टाइम कितना है? 0.2 सेकेंड। 1.5 साइकिल का जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो 1 साइकिल का टाइम आप निकाल लेंगे, दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाई 1.5। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 1.5। और ये आपने नोट करना है कि ये सेकंड में होगा, इट विल बी इन सेकंड। फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, दैट विल बी इन हर्ट्स। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साउंड वेव हैज अ डिस्प्लेसमेंट y at distance x from a source at time t. From which graph correctly shows the amplitude a in the wavelength of the wave? हमने क्या देखना है कि जी बहुत बुनियादी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आपके पास आपने देखना है कि किस ग्राफ में जो है वो एम्पलीट्यूड है ए शो कर किया जा रहा है और वेवलेंथ किस में। लेट्स सी जी, पहले क्वेश्चन में बात करते हैं जी। इस एक्सिस पे डिस्टेंस है और इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो जब वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टेंस हो, तो दो सक्सेसिव क्रस्ट या एक जैसे फेज वाले पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 वेवलेंथ होता है। तो ये वेवलेंथ तो सही डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम पोजीशन तक होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। और उसने क्या है, उसने
टोटल शो किया हुआ, आप देख लें ये दिस इज नॉट एम्पलीट्यूड। ओके, तो आप इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरे में क्या है, एक्स एक्सेस पे डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ ठीक, ये एम्पलीट्यूड ठीक। सो आपके पास एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ऑप्शन बी सही है। आप देख लें ऑप्शन सी में क्या मसला है, एक्स एक्सिस पे जब टाइम होगा तो ये वेवलेंथ नहीं हो सकता, ये फिर टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो ये जो है ये टाइम पीरियड होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ए और टाइम पीरियड टी है तो कौन सा ग्राफ शो करता है, तो फिर ये आपके पास ऑप्शन होती है ये टाइम पीरियड, ये आपके पास एम्पलीट्यूड। A longitudinal wave travels through a long spring. The spring is shown at one instant. What is the wavelength of sound wave? अब आप क्वेश्चन को खुद आपने सोचना है कि जी ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आप कैसे इसको टैकल करेंगे। क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, वेवलेंथ कौन सा डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस बी है, डिस्टेंस सी है या डिस्टेंस डी है। अब इस स्प्रिंग पे देखें, ये कंप्रेशन का पॉइंट है, ये रेयरफेक्शन, फिर ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन। सो इस तरह की वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जब ये स्प्रिंग पे है तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस जो होता है वो आपके पास वेवलेंथ के बराबर होता है, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शन जो है वो भी वेवलेंथ के बराबर होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मिड सेंटर ऑफ वन कंप्रेशन टू द सेंटर ऑफ अदर कंप्रेशन। तो आप देखें वेवलेंथ ए तो नहीं शो कर रहा, ए इज हाफ वेवलेंथ, लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम वन कंप्रेशन टू द नियरेस्ट रेयरफेक्शन हाफ वेवलेंथ होता है। सो बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयर कंप्रेशन, सो बी इज इक्वल टू वेवलेंथ, ये आपके पास सही ऑप्शन है। और सी डिस्टेंस को देखें तो सी इज वन वेवलेंथ प्लस आगे आधी वेवलेंथ, सो सी इज 1.5 वेवलेंथ। डी इज ये यहाँ एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक वन वेवलेंथ, फिर अगला नियरेस्ट कंप्रेशन तो डी इज 2 वेवलेंथ। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखना, अब उसने वन वेवलेंथ कहा है तो बी आपके पास ऑप्शन। क्वेश्चन 5, द ग्राफ शोज हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए वेव वेरीज विद टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इससे हम क्या देख सकते हैं जी, इससे हम वेव के बारे में एम्पलीट्यूड का बता सकते हैं कितना है, जो कि 2 सेंटीमीटर है। और दूसरी चीज इससे टाइम पीरियड हम देख सकते हैं कितना है। तो टाइम पीरियड इसका जो है वो 4 सेकेंड है। बाकी हम ये नहीं बता सकते कि ये वेव आपकी ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। सो टाइम पीरियड इज 4 मिली सेकेंड। पहली ऑप्शन में टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड है, विच इज रॉन्ग। टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड 2 सेकेंड सॉरी, विच इज रॉन्ग। तीसरी ऑप्शन में टाइम पीरियड भी 4 सेकेंड है, चौथी में भी 4 सेकेंड है, लेकिन सी में the wave has a period of 4 seconds and could be either transverse or longitudinal। तो ये ऑप्शन होगी, क्योंकि अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी या ट्रांसवर्स वेव होगी, पार्टिकल की वाइब्रेशन अगर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो या परपेंडिकुलर हो, उसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब आप प्लाट करते हैं तो वो एक ही तरह का दिखता है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सिस पे, टाइम ओरिजेंटल एक्सिस पे। तो इसलिए ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है या लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन जो है आपके पास सी सही है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए layer of air in a path of sound wave is shown, which quantity is increasing। हमने देखना है जी क्या क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। अब देखें ग्राफ से क्या दिख रहा है कि जी ओरिजेंटल एक्सिस पे टाइम, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। पहले अगर एक साइकिल का टाइम देखें तो ये है, अगले साइकिल का टाइम देखें तो कम हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा है कि जी टाइम पीरियड इज डिक्रीजिंग। एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख लें इधर भी वही, यहाँ पे भी वही। तो एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमें टाइम की इंफॉर्मेशन दिखती है, so we can see कि time period is decreasing. So if time period is decreasing, frequency is inversely proportional to time period, so frequency should increase. Okay, हमें देखना भी वही क्वांटिटी है कि जो इंक्रीज हो रही है, so frequency of this wave is increasing. ठीक है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, पीरियड डिक्रीज हो रहा है, सही। वेवलेंथ की यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, वेवलेंथ इधर से हम नहीं देख सकते, सही। सो इसलिए जो है उसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। द ग्राफ शोज हाउ द हाइट ऑफ वाटर सरफेस, height of the water surface at point in harbor varies with time t as the wave pass through the point. So vertical axis पे height, horizontal axis पे time. So what are P and Q? Q आप देख लें, एक कंप्लीट साइकिल बनता है, यहाँ से नीचे नीचे ये हाफ साइकिल, फिर ये कंप्लीट एक साइकिल, तो ये जो आपके पास बन रहा है ये कंप्लीट साइकिल है। सो Q इज द डिस्टेंस या क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, और ये कंप्लीट साइकिल का जब होता है तो ये Q टाइम पीरियड है। ये तो अंडरस्टूड हो गया, ये क्लियर हो गया कि Q इज टाइम पीरियड, सही, Q इज पीरियड। सो ये गलत हो सकता है, गलत है, और ये गलत है, ये दोनों में से आपने कोई ऑप्शन हो सकती है। अब P के बारे में देखना है, P अलोंग वर्टिकल एक्सिस है, सो P क्या डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है, शाबाश। सो P एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर ये लिखा होता ना ये, तो फिर P एम्पलीट्यूड होता। अब P जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, किसी पॉइंट का मीन पोजीशन से ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर वो मैक्सिमम हो तो वो फिर एम्पलीट्यूड होता है। सो P इज डिस्प्लेसमेंट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये अब गलत होगा। अगर आपने गेस भी लगाना होगा, पहले दो ये चॉइसेस एलिमिनेट कर लें वेवलेंथ वाली क्यू पे, फिर आपने अगर इधर लिखा होता डिस्टेंस तो फिर क्या होता, फिर क्यू आपका वेवलेंथ होता, पी फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट ही होता, ये याद रखना आपने। A transverse progressive wave is set up on the string. The graph shows the variation with time t, the displacement of point on the string. Again आपने देखना है जी time versus displacement graph है, सही। और the separation x y on the graph represent dash of wave x and y have equal dash. तो हमने इन दो खाली जगहों को फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। Which words correctly completes graph 1 gaps 1 and 2? अच्छा जी, सवाल पहला ये है, पहली गैप ये है कि ये सेपरेशन क्या शो करता है। पहले देखना है क्या ये एक कंप्लीट साइकिल बनता है। देखें एक्स से नीचे जाएं, फिर ये तो उसी तरह का सेम फेज वाला पॉइंट है, मीन पॉइंट से दोनों ऊपर, सेम डिस्प्लेसमेंट पे और सेम फेज पे, दोनों की वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी सेम है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट साइकिल का टाइम है विच इज नोन एज पीरियड। सो पहली स्पेस जो फिल होगी वो टाइम पीरियड के लिहाज से होगी। सो आप सी और डी को रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ आपकी ए या बी में से कोई ऑप्शन हो सकती है। अब दूसरा, एक्स एंड वाई हैव इक्वल, क्या इक्वल है एक्स और वाई का, क्या उनका एम्पलीट्यूड इक्वल है या डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। एक्स एंड वाई मैक्सिमम वो मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, इस वक्त इनके डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन वो इक्वल हैं, ठीक है। सो दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट्स, इसलिए बी आपकी सही है, ए गलत है। तो आपने बड़ा क्लियरली अपनी चॉइस को पिक करना है कि कैसे आपने उस तक पहुंचना है। अच्छा जी, क्वेश्चन 9, द ग्राफ शोज हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वेव वेरीज विद टाइम टी। अगेन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है कि जी टाइम पीरियड 4 है और वेव कोई भी ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है।
द ग्राफ रिप्रेजेंट ए साइनोसॉइडल वेव इन द सी ट्रेवलिंग एट स्पीड आपको दी हुई है। At one instant of the time, the maximum speed of oscillating particle is, so V maximum of particle depends on, ये फार्मूला उसने दे दिया, AF, where A क्या चीज है, A is amplitude and F is frequency. So maximum speed depends on amplitude and frequency. अब देखते हैं करना क्या है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डिस्टेंस ग्राफ है ये, और एक पार्टिकल P की बात हो रही है। एन ऑब्जेक्ट P ऑफ mass, इसका mass दिया हुआ है, floats on the surface. So what is the maximum kinetic energy of P due to the wave? हमने क्या निकालना है, E के मैक्सिमम। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्पीड डिपेंडेंट होती है और मैस पे, तो जब स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। और स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। मैस की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ से पुट कर लेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको एम्पलीट्यूड चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए। एम्पलीट्यूड की जगह आप 2 डाल देंगे, ए की वैल्यू आप 2 प्लग इन कर देंगे ऑलरेडी मीटर में। और फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे कि इस ग्राफ से आप सिर्फ वेवलेंथ देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चूंकि पोजीशन है तो वेवलेंथ इज 50 मीटर। अब सवाल ये है कि हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। आपको वेवलेंथ भी पता है, स्पीड भी पता है, सो वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज करेंगे। तो v आपको पता है और साथ में आपको लेमडा पता है, तो इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, दैट इज v बाई लेमडा। सो फ्रीक्वेंसी निकाल के इस रिलेशनशिप में डालेंगे तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी, जो इसमें डाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, वो आपने आसानी से निकाल लेनी है। ठीक हो गया। सो there should be no doubt. The graph shows the shape at particular instant of part of transverse wave traveling along a string. So vertical axis पे displacement, यहाँ पे distance। अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो तो हम उससे वेवलेंथ देख सकते हैं, उससे एम्पलीट्यूड देख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पॉइंट्स इन द स्ट्रिंग इज करेक्ट। डिफरेंट पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उनके मोशन की बात कर रहे हैं क्या है। द स्पीड एट पॉइंट पी इज मैक्सिमम। पॉइंट पी जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और आपको पता है कि जी मीन पोजीशन पे पार्टिकल की स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है। मीन पे स्पीड मैक्सिमम, यहाँ पार्टिकल जो है फॉर सम इंस्टेंट रेस्ट पे आ जाता है, v0 होती है, यहाँ पे भी v0 होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो द स्पीड एट p इज मैक्सिमम, नो, क्योंकि p पे स्पीड 0। द डिस्प्लेसमेंट एट q इज ऑलवेज 0। Q इस वक्त तो इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 0 है, लेकिन वक्त ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेव प्लॉट की गई है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट। हर पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। तो एक उस इंस्टेंट पे Q 0 पे है, हमेशा ये 0 नहीं है, ऑलवेज 0, ऑलवेज नॉट 0। एट दिस इंस्टेंट हम कह सकते हैं कि 0 है, लेकिन ऑलवेज 0 नहीं है, इसलिए बी भी गलत। एनर्जी एट पॉइंट R इज इंटायरली काइनेटिक। सो आर जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट है, सो एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, सही, क्योंकि स्पीड 0। इससे एक्सेलरेशन एट पॉइंट एस इज मैक्सिमम। एस एक्सट्रीम पॉइंट है तो एक्सेलरेशन वहां पे मैक्सिमम। The diagram shows a displacement time graph for a progressive wave. Displacement versus time graph. Again, we can find amplitude and time period and frequency. So amplitude is the maximum displacement from the mean position. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड 5 है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड वाला ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगी। अब फ्रीक्वेंसी की बात करने के लिए आप टाइम पीरियड देखेंगे, तो एक साइकिल अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो ये एक साइकिल बनता है। ये आपने पहचान करनी है एक साइकिल क्या होता है। ये देखें,
ये सेम फेज पॉइंट के बीच में जो नियरेस्ट पॉइंट्स होते हैं सेम फेज के, उनके बीच में जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, वो टाइम पीरियड होता है। सो टाइम पीरियड इसका जो है वो 20 मिली सेकेंड है। इससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे और फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्स में चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी 1/20 टाइम्स 10⁻³ इससे इन ऑप्शन में से आपको पता चल जाएगा क्या है। When sound wave travels through air particles vibrate. A graph of displacement against time for a single air particle is shown. So displacement versus time और एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन दिखाई गई है कि इस टाइम पे पार्टिकल लोअर एक्सट्रीम पे है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे है, इस टाइम पे जो है वो पार्टिकल अपर एक्सट्रीम पे है, या फिर मीन पे है, इस टाइम पे पार्टिकल लोअर एक्सट्रीम पे है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ग्राफ बेस्ट शोज हाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वेरीज। अच्छा जी, सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन की बात करनी है। जवाब अब आपके जहन में आना चाहिए कि जी काइनेटिक एनर्जी तो चूंकि स्पीड डिपेंडेंट है, और स्पीड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपके जहन में आएगा जी स्पीड जो है वो ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, और आपके जहन में आएगा जी कि ग्रेडियंट इन पॉइंट्स पे जीरो होता है। यहाँ पे अगर ग्रेडियंट देखें एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, तो इन पॉइंट्स पे जब स्पीड जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। सो इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, शुरू में भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस ग्राफ में शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ ग्रेडियंट लेंगे, स्पीड लेंगे, जीरो होगी, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो। और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी जो है स्टार्ट में जीरो नहीं है, इनको आपने खत्म कर दिया। अब आपने सोचते हैं बी और सी में से क्या। देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो, टी पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है मान लिया। क्या टी के बीच में कोई पॉइंट ऐसा आता है जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये भी पॉइंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। सो जीरो और टी के दरमियान में भी एक पॉइंट है जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इसमें क्या बता रहा है कि जी उससे पहले काइनेटिक एनर्जी कहीं जीरो नहीं हुई, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये देख लें, टी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, उससे पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो, जीरो पे जीरो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। फिर क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, ग्रेडियंट बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ती जाएगी, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर ये एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो। तो ये ऑप्शन डी हो। अच्छा जी, उसके बाद ये ग्राफ सिंपल है जी। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बताना है। जस्ट आपने रीड करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक साइकिल का ये टाइम बॉक्सेस गिन के आप देख लेंगे कि ये कितने मिली सेकेंड है। सही है, मैं इस पर टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, आपने जस्ट बॉक्सेस गिनने और ये गिन के आपने बता देना है कि एम्पलीट्यूड मिलीमीटर में कितना है। तो एम्पलीट्यूड उसने कहा है मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ से आपको मिलीमीटर में दिखेगा और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। पीरियड यहाँ से देखिए, ये टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी के लिए आप 1/t कर दें। मैंने कैलकुलेशन कोई नहीं करनी। So 15, two sound waves have frequency 250, 300 hertz. The speed of sound is 340. What is the difference between the wavelengths? दोनों के wavelengths में डिफरेंस निकालना है, और इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा का यूज होगा। ठीक है, लेमडा क्या होता है, v बाई एफ। दोनों की स्पीड्स आपको बताएं और दोनों की फ्रीक्वेंसीज बताएं, तो एक की वेवलेंथ निकाल देंगे, दैट इज 340 बाय 250। ये आपके पास मीटर में आएगी, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है तो मीटर में। इसी तरह दूसरे की निकाल लेंगे, 340 बाय 300, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 16, द स्पीड v ऑफ waves in deep water is given by this equation, where lambda is wavelength, g is acceleration of free fall. A student measures the wavelength, lambda, and frequency f of a number of waves. Which graph should he plot to give straight line through origin? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपके पास अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ग्राफ, वेवलेंथ का डेटा है,
आप कैसे प्लॉट करेंगे कि स्ट्रेट लाइन हो और वो ओरिजिन से पास हो। तो नीचे ऑप्शन में देखें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे क्या है, स्पीड और वेवलेंथ है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा से रिप्लेस करेंगे, v की जगह एफ लेमडा। तो एफ स्क्वायर लेमडा स्क्वायर v की जगह डालो g लेमडा ओवर 2 पाई। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अगले मरहले में आप इसको लेमडा ये सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, सो एफ स्क्वायर लेमडा इज जी ओवर 2 पाई। सही। अब आपके पास ये जी भी आपके पास कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, सो इसका मतलब है एफ स्क्वायर लेमडा इज सम कांस्टेंट के, इसको नाम दे देते हैं। सही। एफ स्क्वायर को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो ये बनता है के बाई लेमडा। पहला कह रहा है कि जी एफ स्क्वायर अगेंस्ट लेमडा प्लॉट करेंगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। एफ स्क्वायर वर्सेस अगर लेमडा प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। वजह ये है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, और लेमडा जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो एफ स्क्वायर कम होता जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। दूसरा कह रहा है एफ वर्सेस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इसको भी इसका अगर f वर्सेस लेमडा स्क्वायर की बात करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी। तीसरा f वर्सेस 1 ओवर लेमडा, तो आप देख लें एफ स्क्वायर वर्सेस 1 ओवर लेमडा होता तो फिर तो स्ट्रेट लाइन आती। एफ वर्सेस 1 ओवर लेमडा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। एफ स्क्वायर वर्सेस 1 ओवर लेमडा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखें एफ स्क्वायर को आपने वाई एक्सिस पे रखा है, 1 ओवर लेमडा पूरे को आपने एक्स एक्सिस पे आप रख दिया। नाउ 1 ओवर लेमडा इज योर एक्स, एक्स एक्सिस पे अगर आप 1 ओवर लेमडा रख लें, इस पे आप एफ स्क्वायर रखते हैं, तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज नाउ योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, देयर इज नो वाई इंटरसेक्ट, सो एफ स्क्वायर अगेंस्ट 1 ओवर लेमडा विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एफ वर्सेस लेमडा स्क्वायर देखें यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, एफ स्क्वायर और लेमडा का ग्राफ है, एक्सप्रेशन है। एफ वर्सेस 1 ओवर लेमडा भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमें एफ स्क्वायर और 1 ओवर लेमडा का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। साउंड 17 पे चलते हैं। साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड दिस, what is the shortest distance from a point of maximum pressure in the wave to point of minimum pressure? ठीक है जी। साउंड वेव में दो मैक्सिमम प्रेशर के बीच में, दो कंसेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो 1 वेवलेंथ होता है। ठीक है, बीच में मिनिमम प्रेशर आता है और एक मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो λ/2 आता है। ठीक है, सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें ये दिखाना है between from the point of maximum pressure to the point of minimum pressure, that will be equal to λ/2। ठीक है, हमने लैम्डा, हमें पता है क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और स्पीड दी हुई है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से पहले लैम्डा निकाल लेंगे, v आपके पास है कितना 1500 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी आपको दी हर्ट्ज में, तो यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। सो उस लैम्डा को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा डिवाइड बाई 2 है। क्वेश्चन 18, द डायग्राम शोज a vertical cross section through a water wave moving from left to right। ये वेव की डायरेक्शन एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। एट विच पॉइंट इज द वाटर मूविंग अपवर्ड्स विद मैक्सिमम स्पीड। अब पॉइंट अपवर्ड भी मूव करो, मैक्सिमम स्पीड में भी हो, तो मैक्सिमम स्पीड में पॉइंट कहाँ हो सकता है, मीन पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो मीन पोजीशन क्या है जी, या सी हो सकता है आप, या ए हो सकता है, या सी हो सकता है। डी और बी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हैं, तो यहाँ पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम नहीं होगी, पहली चीज। अब
अब आपको कैसे पता चलेगा जी कि ए या बी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जी डिस्टरबेंस को थोड़ा आगे ट्रेवल कराना है। ये देखें डिस्टरबेंस, अगर वेव थोड़ी देर बाद अगर हम देखें तो वेव की कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। जो पीक्स हैं थोड़ी आगे ट्रेवल कर जाएंगी, ये पीक थोड़ी आगे ट्रेवल हो गई, ये पीक थोड़ी आगे ट्रेवल होगी। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पार्टिकल, ये तमाम पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद देखिए ऊपर हैं। ऑल दीज पार्टिकल्स आर मूविंग अप and all these particles are moving down at that particular instant. So A is moving down at that instant, C is moving up. So हमने देखना है कि moving upwards with maximum speed, so C is your answer. अगला क्वेश्चन क्या है जी, आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है ए वेव ऑन द रोप, और करना क्या है कि जी एट विच डिस्टेंस along the rope do the particles have maximum upward velocity. मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे ही हो सकती है, और मीन पोजीशंस ये हैं, ठीक है। अब अपवर्ड वेलोसिटी के लिए आप फिर अगेन ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी डिस्टरबेंस को आपने थोड़ा सा आगे ट्रेवल करना है। तो थोड़ी देर बाद अगर इस वेव को प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगी कि ये डिस्टरबेंस यहाँ पे, ये थोड़ी देर बाद की प्लॉटिंग है। इससे आपको अंदाजा होगा कि जी इधर से लेके इधर तक ये सारे पॉइंट्स डाउनवर्ड मूव कर रहे थे उस इंस्टेंट पे, ये पॉइंट्स हैं ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या देखना है कि मैक्सिमम अपवर्ड वेलोसिटी किस पार्टिकल की है, वो इस पार्टिकल की, और ये कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस सोर्स। उसने पूछा एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द रोप, तो इसका डिस्टेंस बनता है 0.5 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन 20th, a guitar string vibrates to create a sound. The speed of wave in a guitar string is always 440. So speed गिटार में 440 मीटर पर सेकेंड है, और the vibrating string creates a sound wave that moves in a air with speed of this. So speed एयर में जो है वो आपके पास 330 है मीटर पर सेकेंड, जो कि कम है। Which graph shows the variation of frequency with wavelength lambda? फ्रीक्वेंसी वर्सेस लैम्डा का रिलेशनशिप देखना है। सबसे पहले इक्वेशन की तरफ आपका जोर होना, आइडिया जाना चाहिए कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है सारे ग्राफ्स में, सो फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लैम्डा बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, ठीक है, ये तो नजर आ रहा है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को आप कैंसिल कर देंगे। अच्छा, दूसरा इसकी एंड क्या है कि जी देखें जब लेमडा जीरो होगा तो 1/0 फ्रीक्वेंसी विल बी इन्फिनिट, फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो सकती, जो यहाँ से आपको इस पॉइंट से भी रिजेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया जी। अब देखें सी और डी में से क्या होगा। स्पीड किसकी ज्यादा है, गिटार की ज्यादा है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अगर हम गिटार देखें तो v ओवर लेमडा। पी सेम वेवलेंथ पे अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार और फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर का कंपैरिजन करें, वेवलेंथ सेम वेवलेंथ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार है वो ज्यादा होगी क्योंकि स्पीड ज्यादा है भी 440। तो सेम वेवलेंथ पे अब देखें, अगर इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हम देखते हैं, आप देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो गिटार स्ट्रिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे देखें। इससे सी आपके पास जो स्ट्रिंग का ग्राफ ऊपर होगा, एयर वाला नीचे होगा, और वो कैसे पता चल रहा है, वो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि speed of wave in guitar is greater than speed of wave in air, that is 330. So lambda की सेम वैल्यू डालें
वी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो गिटार की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी एट एट वन पर्टिकुलर वेवलेंथ। मतलब एट ऑल वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ उठा लें तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए एज कम्पेयर टू एयर। ये हमारा क्वेश्चन है जी। ए वेव पल्स मूव्स अलोंग ए स्ट्रेच रोप इन डायरेक्शन शोन। ये वेव पल्स है और ये एक पार्टिकल है। विच डायग्राम करेक्टली शोज द वेरिएशन विद टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ पार्टिकल इन द रोप। ये एक पार्टिकल है, जैसे ये डिस्टरबेंस आएगा इसकी तरफ तो क्या होगा कि जी अब देखें सबसे पहले ये पीक जैसे पहुंचेगी तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर उठ जाएगा। जैसे ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पे उठ के चला जाएगा। सही। फिर देखें इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये इधर ही रहेगा इतनी देर। ये डिस्टरबेंस इस इतने टाइम के लिए पार्टिकल, कुछ देर के लिए पार्टिकल अपर एक्सट्रीम पे रहेगा। पहले एक्सट्रीम पे गया और फिर ठहरा रहा। ये बता रहा है जी कि पार्टिकल लोअर नीचे जाएगा, नो, क्योंकि डिस्टरबेंस देखें ऊपर इसको उठा के लेके जाएगा। ये बता रहा है कि ठीक है ऊपर गया लेकिन अब फिर साथ में नीचे आना शुरू हो गया, नहीं, क्योंकि वो कुछ देर के लिए अब वेव की फॉर्म ये है तो ऊपर एक्सट्रीम पे ही ठहरेगा, इससे ये भी नहीं हो सकता। ये बता रहा है जी नीचे जाएगा, नो। ये बता रहा है जी ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए वहां ठहरा रहेगा, फिर जब ये डिस्टरबेंस की ये रीजन आएगा तो वो नीचे चला जाएगा और फिर जो है वो नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसकी सही है। 22. When a guitar string is plucked, it causes a longitudinal sound wave in air as shown. ये देखें ये कंप्रेशन, ये जो है यहाँ पे आपने क्या देखना है कि जी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब इसका टाइम पीरियड कैसे देखेंगे कि जी आपके पास देखें जहाँ ये पार्टिकल क्लोज हैं ये और इसके एडजेसेंट दोबारा इसी तरह का पैटर्न जहाँ पे बनता है तो ये आपके पास एक वन वेवलेंथ है। और वन वेवलेंथ को आप यहाँ से रीड करेंगे, देखें ये 0.2 है तो ये 0.1, तो 0.5 वेवलेंथ की वैल्यू जो होगी वो 0.5 मीटर। स्पीड आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आप यूज कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।